नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। तो नए साल के जश्न में डूबने और 2025 के स्वागत के लिए मुंबई वासी किस तरह से तैयार है, मुंबई शहर किस तरह से तैयार है, सबसे पहले शो में आपको दिखाते हैं। बैंड्रा रिक्लेमेशन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। गार्डन इलाका है, समंदर के बिल्कुल किनारे खुली जगह पर इसे आप देखिए किस तरह से खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया है। तो हर साल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइट्स और रंग बिरंगी लाइट से इसे सजाया जाता है। इस बार भी आप देखिए करीब 1 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर वहाँ तक बेहद खूबसूरत नज़र आता हुआ ये इलाका। तो मुंबई शहर रोशनी से इस वक्त जगमगा रहा है और ख़ासतौर से जो बैंड्रा का ये इलाका है, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर कार्टर रोड हो, वहाँ पर बैंड्रा वंडरलैंड है और ये पूरा इलाका इस तरह की इलेक्ट्रिक लाइटिंग से सजाया जाता है। अलग अलग आकार लाइट से देने की कोशिश की गई है। हर साल हम इसकी भव्यता बढ़ते हुए देखते हैं और इस भव्यता के साथ ही जो लोगों की संख्या है, भीड़ है, वो भी बढ़ती जाती है। आप देखें हर एज ग्रुप यहाँ पे, खासतौर से बच्चे और युवा बड़ी संख्या में आपको दिख जाएंगे। छुट्टी भी चल रही है इनकी स्कूल की, तो हर दिन मुंबई में क्या नया कर सकते हैं, वो भी जो एक्टिविटी प्लान होती है उनमें से बेहद ज़रूरी बैंड्रा का ये इलाका आता है। तो सिर्फ बैंड्रा में इन सब जगहों पर बैंड्रा के ही लोग नहीं होते, सबर्ब्स के अलग अलग हिस्से से, मुंबई शहर के और मुंबई के आसपास के जो शहर हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर ये खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। तो लोगों की नज़रें आप देखें यहाँ पर, चेहरे पर खुशी और रोमांचित किस तरह से लोग हो रहे हैं इन लाइट्स को देखकर, इस सजावट को देखकर। न सिर्फ ये सजावट बल्कि यहाँ पर बाकी भी अरेंजमेंट्स हैं। ओपन म्यूज़िक रखा गया है, डीजे की व्यवस्था है, अलग अलग एक्टिविटीज़ बच्चे भी कर पाएँ उसकी भी कोशिश की गई है यहाँ पर, ताकि वो एंटरटेन हो सकें। इसी बीच जो ट्रैफिक की समस्या है वो भी इस बैंड्रा इलाके में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक, 1 जनवरी तक बताया जा रहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्जन भी होगा, क्योंकि जो पार्किंग की समस्या है इस इलाके में बहुत बड़ी हो जाती है। लोग हाईवे पर ही अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, इसीलिए ई चालान भी लोगों के काटे जा रहे हैं। 500 के करीब ई चालान अब तक काटे जा चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो सुरक्षा का भी ख्याल रखना है, ट्रैफिक की भी समस्या ना हो ये भी देखना है, क्योंकि वीकडे का समय है, लोग दफ्तर पहुंच रहे हैं, दफ्तर से लौट रहे हैं, उसके बाद ऐसी जगहों पर भी पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। तो ट्रैफिक की समस्या ना हो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन लोगों को एंटरटेन करने के लिए मुंबई शहर हमेशा से हम देखते हैं कुछ इसी तरह से खूबसूरत दिखता आया है और हर साल की तरह इस साल भी बैंड्रा इलाके की खूबसूरती बढ़ाते हुए, उसमें 4 चांद लगाते हुए बैंड्रा रिक्लेमेशन का ये इलाका आप देख सकते हैं। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों से हम शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहली जो खबर है वो भी आर्थिक राजधानी की ही है। आर्थिक राजधानी के बोझ को कम करने के लिए मुंबई 2.0 तैयार है। हम बात कर रहे हैं पड़ोसी शहर नवी मुंबई की, जहां पर प्रॉपर्टी बाजार में 23% का उछाल दिखा है। बेहद दिलचस्प आंकड़ा है, क्योंकि अब तक इस तरह के उछाल मुंबई शहर के लिए देखे जाते हैं, लेकिन मुंबई और ठाणे में इसमें हम देख रहे हैं कि कमी आई है जो हाउसिंग सेल है। लेकिन नवी मुंबई में ये उछाल क्यों आया है, आने वाले कुछ सालों में, कुछ समय में किस तरह से आर्थिक राजधानी का विस्तार होगा और कितनी बड़ी खबर है ये मुंबई के लिए, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए पहले कमर्शियल विमान की सफल लैंडिंग का ये ऐतिहासिक पल मुंबई 2.0 का बड़ा गेटवे साबित होगा, क्योंकि नवी मुंबई का प्रॉपर्टी बाजार भी नवी उड़ान देख रहा है। मुंबई और ठाणे में जहां फ्लैट बिक्री में गिरावट दिखी है, वहीं पड़ोसी शहर नवी मुंबई हाउसिंग सेल में 23% की उछाल देख रहा है। एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के अनुसार अपार्टमेंट की बिक्री में पिछले साल की तुलना में 2024 में ग्रेटर मुंबई में 3% तो ठाणे में 6% की गिरावट दर्ज हुई, पर नवी मुंबई में 23% की अच्छी वृद्धि देखी गई। एनारॉक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में ग्रेटर मुंबई ने 1,07,530 इकाइयों की आवास बिक्री दर्ज की। 2023 में 1,10,450 घर बिके थे, तो पिछले साल की तुलना में मुंबई ने करीब 3% की गिरावट देखी। वहीं पड़ोसी शहर ठाणे में 2023 में 19,240 इकाइयों की बिक्री हुई, जो घटकर 2024 में 18,165 इकाइयों तक पहुंची। ऐसे में हाउसिंग सेल में 6% की वार्षिक कमी देखी गई। लेकिन नवी मुंबई में 2023 में 24,180 आवास की बिक्री की तुलना में 2024 में 29,640 आवास की बिक्री हुई, जिसमें करीब 23% की वार्षिक वृद्धि दिखी। रियल एस्टेट सलाहकार एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी इन आंकड़ों को मुंबई के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देख रहे हैं और कहते हैं कि मुंबई में अफोर्डेबल हाउसिंग यानी कि सस्ते मकान का सपना जल्द पूरा होगा।
आप दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, नवी मुंबई को अलग से लेते हैं, मुंबई को अलग से लेते हैं। नवी मुंबई के अंदर हमने दोनों वॉल्यूम भी देखी और प्राइस इंक्रीज भी देखा। सो क्लियरली बहुत अच्छा इस टाइम पे नवी मुंबई कर रहा है, मेरे हिसाब से और आगे करता रहेगा। उसके दो तीन बेनिफिट्स मिले। एक तो नया एयरपोर्ट जो है, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव देयर इज गोइंग टू बी इकोनॉमिक बेनिफिट, प्लस अ लॉट ऑफ द यंगर पॉपुलेशन वी आर सीइंग इज वर्किंग इन नवी मुंबई, तो वो वहीं पे ही रहना चाहते हैं। वहाँ पे मॉल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, होटल्स भी हैं, ऑफिसेज भी हैं। तो नवी मुंबई बहुत अच्छा कर रहा है दोनों वॉल्यूम्स में भी एंड वैल्यू में। जैसे जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डल रहा है मुंबई के अंदर, आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग आप मुंबई में ही देखोगे, बिकॉज इसमें क्या है, बहुत सारे जो लैंड पार्सल्स हैं जो बहुत फार फेच थे, एंड वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग अगर आज आप बना दो तो 2 से 2.5 घंटे लगे वर्क प्लेस पे आने के लिए, चाहे वो बैंड्रा कुर्ला हो या लोअर परेल हो या नारीमन पॉइंट हो, बिकॉज ऑफ ये कनेक्टिविटी अगले 2 साल के अंदर जिस हिसाब से बन जाएगी, ट्रेन की, मेट्रो की कनेक्टिविटी या कोस्टल रोड की कनेक्टिविटी, मेरे हिसाब से बहुत सारे जो लैंड जो हिंटरलैंड में थे वो कनेक्ट हो जाएंगे, एंड वहाँ पे आप अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत सारी देखोगे। आज की डेट में प्रॉब्लम कहाँ आती है मुंबई में? मुंबई में प्रॉब्लम आ रही है लैंड की प्राइस इतनी ज़्यादा है, और अगर है भी तो बहुत महंगी है वहाँ पे। जैसे साउथ बॉम्बे में आप देखेंगे, अगर वहाँ पे 1 लाख रुपए की पर स्क्वायर फुट अपार्टमेंट बिकता है, तो कम से कम लैंड जो है वो 70-75% वैल्यू कंट्रीब्यूट करती है। तो इतना हाई इस टाइम पे कंट्रीब्यूट करती है। अगर वही लैंड सस्ते दाम पे मिलने लग जाए तो अपने आप ही आपकी वैल्यू रीजनेबल हो जाएगी, अफोर्डेबल हाउसिंग में आ जाएगी। प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म सेविल्स इंडिया के प्रबंध निदेशक अरविंद नंदन उम्मीद जताते हैं कि कुछ ही समय में नवी मुंबई में व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल प्रॉपर्टी, बड़ी कंपनियों के ऑफिस दफ्तरों में बड़ा विस्तार भी दिखेगा। कमर्शियल में ऐसा है कि इस समय मुंबई काफ़ी पीक पर है। इस साल तो ऑल टाइम हाई मुंबई का रिकॉर्ड हो रहा है 2024 का। कमर्शियल नवी मुंबई में जो है वो कुछ सीमित रहा है अभी तक, लेकिन आने वाले समय में खासकर एक दफ़ा जब एयरपोर्ट शुरू हो जाता है उसके बाद से उसकी कमर्शियल डेवलपमेंट तेज़ी से होगी। लेकिन इसमें अभी समय है, मैं समझता हूँ कम से कम 4-5 साल ज़रूर लग जाएगा कमर्शियल डेवलपमेंट होने में। हाँ, जो एक दूसरा फैक्टर नवी मुंबई के फेवर में जा रहा है वो है जो इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग की जो डेवलपमेंट हो रही है मुंबई और मुंबई के आसपास, उसका बहुत फ़ायदा मिल सकता है नवी मुंबई को आने वाले वर्षों में। इस साल वैसे भी मुंबई और एनसीआर मिलाकर ही देश की करीब 25-26% की वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल की मार्केट रही है। ये और बढ़ेगा आगे चल के, तो नवी मुंबई को इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये आंकड़े इस ओर इशारा है कि आने वाले समय में खचाखच भरी और बेहद महंगी मुंबई का बोझ न सिर्फ कम होगा बल्कि पड़ोसी शहरों का विकास राज्य को और स्पीड देगा। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और वही बात बिहार की करते हैं, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। वो धरना दे रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं। आज उनका प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों के साथ राज्य के मुख्य सचिव से मिला। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स कैंसिल करने की मांग के साथ ये छात्र 12 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। 10 दिन गुजरे धरना स्थल पे। 11वां दिन यानी रविवार विरोध मार्च, लाठीचार्ज और पानी की बौछारों के बीच गुजरा और सोमवार को इनका 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बिहार के मुख्य सचिव से मिला। यदि एग्जाम होना चाहिए, जिन अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है उसको वापस लिया जाए, और जो सोनू यादव नाम का लड़का ने आत्महत्या किया है उसको मुआवजा मिले, परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिले, और जो पूरी अनियमितता हुई है इसमें जितने दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। एग्जाम का हमारा मेन मुद्दा था, उसको मैं रखा है, और जो ये पॉजिटिव रिस्पांस है उन्हें पूरा संज्ञान ली जा रही है। जो मुद्दे हमारे जो आरोप है मतलब जांच होगी, उसके बाद निर्णय आ जाएगा। स्पष्ट निर्णय तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन आश्वासन एक मिला है कि ब्यूरोक्रेसी का जो तरीका है उस तरीके से वो अपने चीजों को देखेंगे। हम लोगों ने सारे साक्ष्य सब कुछ अवगत करा दिया है। हम लोगों ने ये भी डिमांड किया है कि अगर ब्यूरोक्रेसी से परे हमारे सीएम सर हैं, उन्हीं से मिला दीजिए ताकि वो हमारी भावनाओं को समझ सके। अगर आप ब्यूरोक्रेट है, भावना नहीं समझ पा रहे हैं तो सीएम सर से मिलवा दीजिए। फैसला का हम लोग वेट करेंगे, तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और सर कैसा क्या फैसला, हम लोग को पूरा उम्मीद है कि पॉजिटिव ही फैसला देंगे, क्योंकि सर ने हमारी बातों को बहुत अच्छे से गहराई से समझा कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इन छात्रों के साथ प्रशांत किशोर भी खड़े हैं। हालांकि उन पर आरोप है कि वे पुलिसिया कार्रवाई से पहले निकल गए। उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है, निर्णय नहीं किया है। संभव है कि उनके स्तर की बात ना हो, संभव है कि उनको और विचार विमर्श की जरूरत हो,
संभव है कि उनको चीफ मिनिस्टर से क्लियरेंस की जरूरत हो। मामला चाहे जो भी हो, जहां है वहीं है। हम लोगों ने अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से उनके सामने रख दी है। अब ये उन पर है कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो, कि अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। छात्र पूरी तरीके से आंदोलन से अलग हटकर पढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, ये टकराव का रास्ता नहीं चाहते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों की सबसे प्रमुख मांग है बीपीएससी का पूरा प्रीलिम्स रद्द किया जाए, पूरे एग्जाम की उच्च स्तरीय जांच हो, छात्रों पर लाठी बरसाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो, सभी छात्रों के खिलाफ किए गए मुकदमे वापस लिए जाए। इस मुद्दे पर आत्महत्या करने वाले छात्र सोनू यादव के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। अब मोटे तौर पे बॉल सरकार के कोर्ट में है। बीपीएससी के अभ्यर्थी जहां एक और आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और डटे पड़े हैं पटना के गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पे, वहीं बीपीएससी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब दोबारा परीक्षा किसी भी हालत में नहीं होगी। अब इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव के स्तर पे हस्तक्षेप के बाद ही कुछ रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। हरियाणा और पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में आज पंजाब में किसानों ने चक्का जाम किया। तो किसानों का पंजाब बंद कितना हिट या फ्लॉप रहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सुबह 7 बजे से 140 जगहों पर जमा हुए किसानों ने पंजाब के सभी नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक बंद कर दिए। अमृतसर, जालंधर, पानीपत, दिल्ली और अमृतसर जम्मू रूट पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहा। किसानों ने पंजाब के होशियारपुर में सड़क जाम की, शंभू बॉर्डर पर ट्रेनें रोकी और मोहाली में ट्रैक्टर लगाकर रास्ता जाम कर दिया। किसानों के बंद की वजह से वंदे भारत समेत 157 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गईं। वहीं पंजाब से 8 राज्यों के लिए 576 रूट पर चलने वाली बसें भी बंद कर दी गईं। हरियाणा और हिमाचल समेत दूसरे राज्यों की बसें भी पंजाब में नहीं आ रही हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में गैस और पेट्रोल पंप के अलावा कई जगह बाजार भी बंद रखे गए। विश्वविद्यालयों ने आज होने वाली सारी परीक्षाएं पहले ही स्थगित कर दी थीं। आंदोलन कर रहे किसान एमएसपी गारंटी, भूमि अधिग्रहण करने पर मुआवजा बढ़ाने, कर्ज माफी, सिंचाई के लिए सस्ती बिजली और फसल बीमा योजना में सुधार की मांग कर रहे हैं। और जहरीली हवा सिर्फ राजधानी दिल्ली तक ही सीमित नहीं, आखिर राजधानी को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। मुंबई शहर में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीएमसी लगातार प्रयास तो कर रही है इस पर रोकथाम के लिए, पर क्या ये काफी है? सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहरीली हवा का ये मंजर अब मुंबई की सड़कों और आसमान पर भी साफ दिखने लगा है। वह दृश्य जो अक्सर दिल्ली में देखा जाता था, अब मुंबई को भी अपनी चपेट में ले रहा है। पिछले 2 हफ्तों से शहर के कई हिस्सों में धुंध और प्रदूषण के बादल छाए हुए हैं, जिससे लोगों की सांसें भारी हो रही है। हम इस समय बांद्रा में मौजूद हैं और यहाँ से अगर आपको मुंबई का सबसे प्रमुख स्थान यानी बांद्रा वर्ली सीलिंग दिखाने की कोशिश की जाए तो शायद ही आपको नजर आए, क्योंकि जो हवा है वो इतनी खराब है कि फिलहाल कुछ भी क्लैरिटी के साथ देखा नहीं जा सकता। बात करें अगर बांद्रा की तो यहाँ का AQI 257 दर्ज किया गया है और ये आंकड़े बताते हैं कि शहर के अलग अलग हिस्से में वायु प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे लोग कितना ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मुंबई में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है निर्माण स्थलों से उठने वाली धूल। बीएमसी ने अब इन साइट्स पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। 18 बिंदुओं के नियम बनाए गए हैं, जिनमें ग्रीन नेट का उपयोग और पानी छिड़काव अनिवार्य है। नियमों का पालन न करने पर FIR दर्ज की जाएगी। MRTP के सेक्शन 52 में जो हमें अधिकार दिए गए हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा और स्टॉप वर्क नोटिस देने के बाद भी अगर किसी डेवलपर ने या किसी एजेंसी ने वो काम अगर वहाँ पे रोका नहीं तो वो 52 सेक्शन के अंतर्गत पुलिस केस दर्ज की जाएगी। मुंबई के बढ़ते वायु प्रदूषण में वाहन उत्सर्जन और निर्माण धूल मुख्य कारण है। शहर में 28 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। निर्माण स्थलों पर ग्रीन गेट और पानी छिड़काव अनिवार्य किया गया है। अब तक प्रदूषण नियम तोड़ने पर 286 परियोजनाओं को नोटिस भी भेजा गया है।
2300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना बनाई जा रही है। AQI 200 से अधिक होने पर उद्योग और निर्माण बंद किए जाएंगे। मुंबईकर अब मुंबई एयर ऐप पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नागरिकों से कचरा न जलाने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अपील भी की गई है। BMC ने वायु प्रदूषण को लेकर कई कदम उठाए हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम और नियम लागू करने के बावजूद शहर में प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आई है। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और अवैध मलबा हटाने के दावे अधूरे हैं। नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि क्या BMC वाकई प्रदूषण से लड़ने के लिए गंभीर है। मुंबई जैसे महानगर में सतत और कठोर प्रयासों की जरूरत है, केवल जुर्माने और नोटिस से नहीं। अब देखना होगा कि क्या BMC भविष्य में प्रदूषण पर काबू पा सकेगी या ये समस्या लगातार बढ़ती जाएगी। मुंबई की AQI जो फिलहाल 200 के पार है और कई इलाकों में जैसे कोलाबा में 300 के पार है, बाईकला में भी 250 के पार AQI पहुंच चुका है, जिसके चलते कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इसे घटाया जा सके और जो खराब वायु प्रदूषण की स्थिति इस समय पूरे शहर में नजर आ रही है उसे नियंत्रित किया जा सके। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।